हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फटाफट कमेंट करके बताएं और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी तथा बीएससी द्वारा पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए एनसीईआरटी आधारित जियोग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी झील है। कहता निम्नलिखित में से उत्तरी झील कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा खारी झील ना। खारी झील क्या है, तो उत्तरी झील है। कहता उत्तरी झील अथवा प्याला एक प्रकार का एक प्रमुख उदाहरण खारी झील या साल्ट पेन होती है। रेगिस्तान में पवन के अपघर्षण से बने गर्तों में जब कभी वर्षा जल जमा हो जाते हैं तो कुछ समय के लिए छिछली झीलें बन जाती हैं। ऐसे उत्तरी झीलों को ही प्याला झील कहते हैं। प्याला को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जो नमक सलेट, नमक मार्स, सलादा, सलार नमक पेन या क्षार प्लेट या सलीना है। नेक्स्ट है, पट्स किस प्रकार का स्थलाकृति कहते हैं। कहता है पट्स जो है वो किस प्रकार के स्थलाकृति कहते हैं, तो सपाट चोटी के पठार को ना, सपाट चोटी के पठार को हम लोग क्या कहते हैं, तो पट्स कहते हैं। कहता है पट्स एक प्रकार की स्थलाकृति है, इसे सपाट चोटी वाले पठार के रूप में जाना जाता है। यह भू आकृति एक ऊंची समतल भूमि होती है जो अपने चारों ओर के क्षेत्र से ऊंची होती है। पट्स आमतौर पर एक विस्तृत और सपाट ऊपरी सतह के साथ होते हैं और इनका निर्माण भूगर्भीय प्रक्रियाओं के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में सही है, में है संबंध सही है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में सही है, तो ऑप्शन आपका 1, 2 और कितना 4 जो है आपका सही है। 1 में क्या कहता है, एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें होते हैं ना। एस्कर क्या है, तो एस्कर जो है क्रूड बेडेज बजरी और रेत के लकीर होते हैं। इसके बाद 2 में आपका ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्ड और मिट्टी के बने होते हैं। और 4 में जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन का बी सही हो जाएगा। तो कहता है कि एस्कर और ड्रमलिन ग्लेशियर संरचनाएं हैं ना। कहता है कि एस्कर और ड्रमलिन दोनों जो है वो किससे तब का बर्फ से बने होते हैं। एस्कर धाराओं द्वारा निर्मित बजरी और रेत की लकीर होती हैं, ड्रमलिन बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं और ग्लेशियर की धारा की कार्यवाही का परिणाम है। ये तीनों कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट है अस्टेलेक्टाइट। कहता अस्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण किससे होता है ना। अस्टेलेलाइट आकृति का निर्माण किससे होता है, तो भूमिगत जल से होता है। कहता अस्टेलेलाइट और अस्टेलेमाइट का स्थलाकृति किसकी बनी होती है ना, किसके द्वारा बनती है, तो भूमिगत जल द्वारा बनती है। किसके द्वारा बनती है, तो भूमिगत जल द्वारा जो है बनती है। ये कहता है कि अस्टेलेक्टाइट और अस्टेलेगमाइट स्थलाकृति का निर्माण भूमिगत जल द्वारा होता है। जब वर्षा का पानी चूना पत्थर की चट्टानों से रिसता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट को घोल देता है। यह घुला हुआ कैल्शियम कार्बोनेट गुफाओं की छतों से टपकता है और वाष्पीकरण के कारण ठोस होकर लटकते हुए शंकु बनाता है, जिन्हें अस्टेलेक्टाइट कहते हैं। नेक्स्ट वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा मिट्टी के कण हवा या पानी द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कटाव कहते हैं ना। जब मिट्टी का कण जो है हवा या पानी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो कटाव कहलाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कहता कटाव वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी के कणों का हवा, पानी, बर्फ या गुरुत्वाकर्षण जैसे बाह्य कारकों द्वारा विघटन एवं परिवहन होता है। यह प्रक्रिया भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत को हटाकर उसे दूसरे स्थान पर निक्षेपित कर देती है। इससे मृदा गुणवत्ता प्रभावित होती है। नेक्स्ट, नदी के मुहाने पर तलछट के जमाव से किस प्रकार की भू आकृति का निर्माण होता है। नदी के मुहाने पर तलछट के जमाव से किस प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो डेल्टा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। जब नदी किसी झील या समुद्र में प्रवेश करती है तो उसके प्रवाह का वेग कम हो जाता है, जिससे वह अपने साथ लाए गए अवसाद का निक्षेप करने लगती है। इस प्रक्रिया में नदी के मुहाने पर विशेष प्रकार के त्रिभुजाकार यानी पंखे का आकार की भू आकृति का निर्माण होता है। इसे डेल्टा कहते हैं और डेल्टा आकृति के साथ त्रिभुजाकार कहता होता है। और डेल्टा शब्द कौन दिया है, तो डेल्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोटस द्वारा किया गया था ना। किसके द्वारा किया गया था, तो हेरोडोटस द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा कारक मुख्य रूप से किसी क्षेत्र के समस्थिति संतुलन को प्रभावित करता है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा कारक है जो किसी क्षेत्र के स्थिति संतुलन को प्रभावित करता है, तो कौन करता है, सभी करता है। कटाव निक्षेपण करता है, विवर्तनिक गतिविधि और पृथ्वी का घूर्णन गति करता है।
तो ये कहता है कि किसी क्षेत्र की समवर्षीय संतुलन मुख्य रूप से कटाव निक्षेपण विवर्तनिक क्रिया से प्रभावित होता है। कटाव भूभाग को हल्का कर उत्थान प्रेरित करता है, जबकि निक्षेपण भार बढ़ाकर अधोगमन का निर्माण बनता है का कारण बनता है। विवर्तनिक प्रक्रियाएं भी भूपट्टी की मोटाई घनत्व परिवर्तित कर संतुलन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। नदी द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? तो नदी द्वारा मिट्टी का जो जमाव है उसके एलयूवीएल कहते हैं ना। क्या कहते हैं इसको? एलयूवीएल कहते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कहता नदियों द्वारा बहा कर लाए गए और जमा किए गए तलछट जैसे गाद, रेत, बजरी से बनी मिट्टी को एलुवियल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी आमतौर पर नदी, घाटियों, बाढ़ के मैदान, डेल्टाओं में पाई जाती है और अपनी उच्च उर्वरता के लिए जानी जाती है, जो कृषि के लिए क्या होती है? लाभदायक होती है। नेक्स्ट, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? तो अपघर्षण का उदाहरण है ना। किसका उदाहरण है? अपघर्षण का उदाहरण है। कहता है रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण अपघर्षण का उदाहरण है। घर्षण की वजह से ही रेत के कण चट्टानों की सतह को खींचते हैं और मशरूम जैसी आकृति बनती है। मशरूम की चट्टानें, जिन्हें रॉक पेडस्टल या पेडस्टल रॉक के रूप में जाना जाता है, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली चट्टानें हैं जिनका आकार मशरूम जैसा होता है। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे लंबी अंतर्जलीय गुफा पाई जाती है। दुनिया की सबसे लंबी जो अंतर्जलीय गुफा कहाँ पाई जाती है? तो आपका टुलुम यानी मैक्सिको में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो टुलुम यानी मैक्सिको में पाई जाती है। दुनिया की सबसे लंबी अंतर्जलीय गुफा टुलुम मैक्सिको में गुफा है। इस गुफा का प्रवेश द्वार एक पत्थर से छिपा हुआ था, जो ऐसा प्रतीत होता है जिसकी विशालता इतनी है कि इसमें एक पूरा शहर समा सकता है। नेक्स्ट, यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो इसे क्या कहते हैं? कहता है यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो इसे क्या कहते हैं? इसे सीट कटाव कहते हैं ना। सीट कटाव कहते हैं। कहता है सीट कटाव, इसे मतलब सीट है ना, इरोशन कहते हैं। मृदा पतन वह प्रारंभिक चरण है जिसमें वर्षा का पानी या सतही जल प्रवाह की क्रिया से मिट्टी की ऊपरी परत एक समान और पतली चादर के रूप में बड़े क्षेत्र में से धीरे धीरे कट कर बह जाती है। इसमें मिट्टी का कटाव समतल रूप में होता है, जिसमें कोई स्पष्ट नालियाँ या गड्ढे नहीं होते हैं। नेक्स्ट, भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया था? भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो WM डेविस द्वारा दिया गया था। कहता है कि भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना अमेरिकी भूगोलवेत्ता ना, कहाँ के भूगोलवेत्ता? तो अमेरिका के भूगोलवेत्ता विलियम मॉरिस डेविस ने 1880 से 1890 के दशक में प्रस्तुत की थी। यह सिद्धांत बताता है कि भूदृश्य समय के साथ एक पूर्वानुमेय क्रम में विकसित होते हैं, जिसमें उत्थान युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था जैसी अवस्थाएं शामिल होती हैं, जब तक कि एक समतल प्लेन का निर्माण न हो जाए। नेक्स्ट, जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है ना? जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है? तो नदी द्वारा होता है ना। जलप्रपात का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदी द्वारा होता है। कहता है जलप्रपात का निर्माण मुख्य रूप से नदी द्वारा होता है। जब नदी का जल किसी ऊंची स्थान या खड़ी चट्टान से सीधे नीचे गिरता है तो जलप्रपात बनता है। यह प्रक्रिया समांतर तब होती है जब नदी कठोर चट्टानों से नरम चट्टानों की ओर बहती है और नरम चट्टानों का अपरदन तेज होता है, जिससे एक ढलान उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपित आकृति है? कहता नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपित आकृति कौन होगा? तो जलोढ़ में पंख हो जाएगा ना। कौन होगा? जलोढ़ पंख हो जाएगा। कहता है कि जलीय भू आकृति वे भू आकृतियाँ हैं जो नदी का अपरदनात्मक एवं निक्षेपक क्रियाओं द्वारा बनाई जाती है। अपरदनात्मक भू आकृतियाँ में नदी का कटाव और गहरीकरण होता है। जलोढ़ पंख बाढ़ के मैदान, तटबंध, मुहाना, डेल्टा, मेंडर्स और ऑक्सबो झीलें नदी द्वारा अवसाद के परिणाम स्वरूप बनती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बुशमैन जनजाति पाई जाती है? तो बुशमैन जाति कहाँ पाई जाती है? तो कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है ना। कहाँ पाया जाता है? कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। बुशमैन जाति मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, जो नामीबिया, बोत्सवाना, अंगोला और दक्षिण अफ्रीका कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। वे खानाबदोश होते हैं और छोटे छोटे समूह यानी 20 से 100 लोग के समूह में रहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान करें ना। कहता है कि मिलान कर रहा है, एक तरफ घुमंतु जनजाति, एक तरफ क्या होगा? क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? तो बी होगा। कहता है कि आपका बुशमैन, तो बुशमैन कहाँ आता है? तो बुशमैन होगा कालाहारी मरुस्थल ना। तो बी का क्या हो जाएगा? तो बी का आपका ए हो जाएगा। तो बी का एक कहता है कि आपका जो है बी का क्या था? बी का आपका एक हो जाएगा। तो बी का एक आपका बी और सी में है।
पिग्मी कहाँ हुआ? तो पिग्मी आपका हो जाएगा, तो कहाँ हो जाएगा? तो कांगो बेसिन। पिग्मी कहाँ हो? तो कांगो बेसिन हो जाएगा। सी का आपका 3 होगा, तो सी का 3 कहाँ है? तो आपका पी हो जाएगा, तो बी आपका ऐसा हो जाएगा। यानी बेडोइन जो है आपका, बेडोइन कालाहारी रेगिस्तान में हो जाएगा, बुशमैन आपका हो जाएगा, सॉरी सहारा रेगिस्तान में हो जाएगा, बुशमैन कालाहारी में हो जाएगा, और बिगमैन कहाँ हो जाएगा? तो कांगो बेसिन में हो जाएगा। कहता बेडूइन जनजाति पारंपरिक रूप से सहारा रेगिस्तान में निवास करती है ना। कहता बेडूइन जनजाति कहाँ रहती है? तो सहारा रेगिस्तान में रहती है। बुशमैन कालाहारी रेगिस्तान में ना रहती है। और इसके अलावा क्या होगा? पिग्मी कहाँ रहती है? तो पिग्मी जो है कांगो बेसिन क्षेत्र में रहती है। नेक्स्ट, कौन सी शिकार तकनीक आमतौर पर अफ्रीका के बुशमैन से जुड़ी हुई? कहता है कि वह कौन सा शिकार तकनीक है जो अफ्रीका के बुशमैन जनजाति से जुड़ा हुआ है? तब का हो जाएगा धनुष बाण ना। धनुष बाण है ये अफ्रीका के बुशमैन जनजाति से जुड़ा हुआ है। कहता अफ्रीका के बुशमैन आमतौर पर धनुष बाण का उपयोग करते हैं। वे इसे पीढ़ियों से शिकार तकनीक के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जो उनकी पारंपरिक जीवन का हिस्सा है। धनुष और बाण से वे बड़े जानवरों का शिकार करते हैं। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक, देखिए नेक्स्ट है आधुनिक दुनिया में कई घुमंतु जनजाति के सामने कौन सी चुनौती है? कहता आधुनिक दुनिया में जो कई घुमंतु जनजाति है, इसके सामने कौन सी चुनौती है? तो एक से अधिक आपका हो जाएगा। पहला, पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं का इससे नुकसान होगा। आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच होगा। और शहरी समाजों में क्या होगा? तो एकीकरण हो जाएगा। कहता आज के घुमंतु जनजाति कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे पारंपरिक ज्ञान का नुकसान, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में कमी, और शहरी समाजों में समायोजन करने में कठिनाई। ये सभी चुनौतियां उनके अस्तित्व को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट, अफ्रीका की मूल जाति कौन सी है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका की मूल जनजाति कौन हो जाएगा? तब का निग्रोइड ना। निग्रोइड क्या? तो निग्रोइड जो है अफ्रीका की मूल जनजाति हो जाएगा। कहता है निग्रोइड मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका की मूल निवासी है। यह मूल जाति अप्रचलित नस्लीय समूह है जो पश्चिम में दक्षिण सहारा रेगिस्तान से लेकर दक्षिण पूर्व में अफ्रीका के महान झील तक फैला हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा जो है सीमा रहित देश हो जाएगा? तो कौन कहा जाएगा? तो जापान ना, जापान हो जाएगा। तो ये कहता है कि दिए गए विकल्पों में भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान सबसे बड़ा ना सीमा रहित देश है ना। कौन होगा? तो जापान होगा, जिसका कोई सीमा नहीं है। जापान एक द्वीपीय राष्ट्र है जिसका कुल क्षेत्रफल 3,70,975 वर्ग किलोमीटर है। न्यूजीलैंड का क्षेत्रफल लगभग 2,68,000 वर्ग किलोमीटर है। फिलीपींस का लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। क्यूबा का क्षेत्रफल 1,09,884 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। सभी देश पूर्णतः द्वीपीय देश होने के कारण सीमा रहित हैं, किंतु क्षेत्रफल में जापान क्या है? इन सब में बड़ा है। नेक्स्ट है सर्वाधिक ना उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन है? कहता है सर्वाधिक जो है उत्तर दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई सीमा वाला देश कौन होगा? तो चिली हो जाएगा ना। कहता है वो कौन सा देश है जिसका उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है? सबसे अधिक हो जाएगा। तो कौन का हो जाएगा? चिली हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कहता है कि रूस सर्वाधिक उत्तर दक्षिण ना लंबाई वाली सीमा वाला देश है। रूस का विस्तार देखिए रूस सर्वाधिक उत्तर दक्षिण लंबाई वाली सीमा वाला देश है। रूस का विस्तार उत्तर से में आर्कटिक महासागर के द्वीपों से लेकर दक्षिण में काकेशस पर्वतमाला तक है, जो लगभग 40 डिग्री अक्षांशीय विस्तार करता है। चिली जाओ ब्राजील भी अत्यधिक उत्तर दक्षिण लंबाई वाला देश है, परंतु रूस का कुल अक्षांशीय विस्तार इसमें अधिक है। ठीक है, कि ऑप्शन आपका ये होना चाहिए था कि आप बी दे रहा है, तो आप यही याद रखिएगा, रूस। नेक्स्ट, निम्न से किन के साथ इजराइल की सीमा लगा हुआ है ना। कहता है इजराइल की सीमा किस देश से लगा हुआ है? तो इजराइल की सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र लगा हुआ है ना। कहता है इजराइल की सीमा किस देश से लगा हुआ है? तो इजराइल का जो सीमा है ये आपका लेबनान, आपका सीरिया, जॉर्डन और आपका मिस्र से लगा हुआ है। देखिए कहता है कि इजराइल की सीमा स्थिति के कारण इसकी सीमाएं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र के साथ लगती है। ये 4 देश इजराइल के उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में स्थित हैं, जबकि तुर्की, ईरान, यमन, साइप्रस के साथ इजराइल की सीमा नहीं लगता है। नेक्स्ट है इराक की सीमा घिरा हुआ है। इराक की सीमा जो है कितने देश से घिरा हुआ है? तो इराक का जो सीमा है वो 6 देश से घिरा हुआ है। कितने देश से घिरा हुआ है? 6 देश से घिरा हुआ है। कहता है इराक की सीमा 6 देश से लगा हुआ है, जो उत्तर में तुर्की, पूर्व में ईरान, पश्चिम में सीरिया और जॉर्डन और दक्षिण में सऊदी अरब का कुवैत से लगा हुआ है।
नेक्स्ट, जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है। कहता है जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी सीमा है रेखा है, तो मेनीगोट हो जाएगा ना। मेनीगोट जो सीमा रेखा है जर्मनी और किसके बीच हो जाएगा, फ्रांस के बीच हो जाएगा। नेक्स्ट, मेनीगोट सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है, जर्मनी और फ्रांस के बीच है। मेनीगोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है, एक रक्षात्मक रेखा है जिसे फ्रांस ने 1930 के दशक में नाजी जर्मनी के आक्रमण को रोकने के लिए बनाया था। इसका नाम फ्रांस के युद्ध मंत्री आदे मेनीगोट के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, डेलमेटियन तट कैसा है ना। डेलमेटियन तट कैसा हो जाएगा, तो कैसा है, तो कास्ट की तलछट्टी हो जाएगा ना। कैसा हो जाएगा ये, तो कास्ट का तलछट्टी है। कहता है डेलमेटियन का तट कास्ट की तलछट्टी है, एक एडियाटिक तट सागर के किनारे स्थित है ना। कहता है यह कहाँ, यह एडियाटिक सागर स्थित है और अपनी अनूठी भूआकृति के लिए जाना जाता है। इस तट का निर्माण कास्ट आकृति के कारण हुआ है। इसमें घुलनशील चट्टानों के कटाव से बनी गुफाएं, घाटियां और अन्य संरचनाएं शामिल हैं। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी तटरेखा किस देश की है। कहता है सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन होगा, तो कनाडा हो जाएगा। कहता है कनाडा के पास विश्व की सबसे लंबी तटीय रेखा है जो लगभग 2,02,080 किलोमीटर लंबी है। ये तटीय रेखा अटलांटिक प्रशांत और आर्कटिक महासागर से किनारे पर लगा हुआ है। नेक्स्ट, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र के बराबर ऊंचाई वाली रेखा को मिलाती है, क्या कहलाती है। कहता है समुद्र के ऊपर समान ऊंचाई वाली रेखा को मिलाने वाली जो है रेखा क्या कहलाती है, इसे हम लोग कंटूर से बोलते हैं ना। कहता है कंटूर से रेखाएं वास्तव में समोच्च रेखाएं होती हैं जो मानचित्र पर समान तल से समान ऊंचाई वाले स्थान को जोड़ती हैं। इन्हें कंटूर लाइन भी कहा जाता है और ये भूआकृति को दर्शाने में मदद करती हैं। नेक्स्ट मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा को क्या बोलते हैं। कहता है समुद्र में जो है समान गहराई को दर्शाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, इसे आइसोबाथ कहते हैं ना। क्या कहते हैं, समान गहराई को दर्शाने वाली रेखा को आइसोबाथ कहते हैं। सब मानचित्र पर समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा ना वो आइसोबाथ कहते हैं। आइसो का अर्थ होता है समान तथा बात का क्या होता है, गहराई होता है। इसके विपरीत आइसोहिप्स ना यानी समोच्च रेखा समान ऊंचाई वाले स्थानों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है। कहता है समान वर्षा वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं समवर्षा बोलते हैं ना। क्या कहते हैं, इसे हम लोग समवर्षा बोलते हैं, वर्षा रेखा बोलते हैं। कहता है आइसो हाइट, जिसे हम समवर्षा कहते हैं। यह रेखाएं वह होती है जो किसी मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती हैं। इन रेखाओं का उपयोग वर्षा के वितरण को दर्शाने के लिए किया जाता है। आइसो हाइट रेखा से बने मानचित्र को आइसो हाइट मानचित्र कहा जाता है। नेक्स्ट, समान लवणता वाली रेखा को दर्शाने वाली ना समान लवणता वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो समान लवणता वाले क्षेत्र को दर्शाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, समलवण रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, समलवण रेखा कहते हैं। कहता है समलवणता रेखा को जोड़ने वाली रेखा को समलवण रेखा कहा जाता है। यह भूगर्भीय मानचित्र पर दिखाया जाता है जहाँ सामने लवणता समान लवणता वाले क्षेत्रों को जोड़कर ऐसी रेखा बनती है वहाँ सागिल जल के 1000 ग्राम में घुले लवण की मात्रा में ग्राम मात्रा को लवणता कहते हैं। एक समान लवणता वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोहिलार या समलवण रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखा क्या कहलाती है। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखा क्या कहलाती है, इसे आइसो बार कहते हैं, समदाब रेखा कहते हैं। कहता आइसो बार समदाब रेखाएं मानचित्र पर समान दाब वाले क्षेत्रों को जोड़ती हैं। इनका उपयोग किसी क्षेत्र में वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन का निरीक्षण करने और हवा के प्रवाह के संबंध में पूर्व अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। समान दाब वाले स्थानों को दिखाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, इसे आइसोबार कहते हैं। कहता किसी मानचित्र पर सागर तल के बराबर घटाए हुए वायुदाब से तुलनात्मक रूप से समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा समदाब रेखा यानी आइसोबार लाइन कहलाती है। नेक्स्ट, नेपी ताउ शहर किसकी राजधानी है ना। कहता नेपी ताव जो है किसकी राजधानी है, तो नेपी ताव म्यांमार की राजधानी हो जाएगा ना। किसका राजधानी हो जाएगा, तो म्यांमार की राजधानी हो जाएगा। कहता नेपी ताव म्यांमार की राजधानी है। इसे 6 नवंबर 2005 को बर्मा यानी म्यांमार के प्रशासनिक राजधानी घोषित किया गया था। इसे यांगून के स्थान पर राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है एडीलेड हो जाएगा। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तब का एडीलेड हो जाएगा। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडीलेड है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर सिडनी है ना। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन होगा, सिडनी हो जाएगा। यह देश दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट, थिम्पू राजधानी है। थिम्पू जो है किस देश की राजधानी है, तो थिम्पू जो है ये भूटान की राजधानी है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। थिम्पू भूटान की राजधानी है। यह दक्षिण
एशिया का लैंडलॉक देश है। भूटान नेगुल्ट्रम ना कहता, भूटानी का कहता है कि भूटानी नेगुल्ट्रम जो है इसकी क्या हो जाएगा, तो मुद्रा हो जाएगा। नेक्स्ट, सूरीनाम की राजधानी कहाँ है, कहता सूरीनाम की राजधानी कहाँ है, सूरीनाम की राजधानी कहाँ है, तो परामारिम्बो हो जाएगा ना, कहता सूरीनाम की राजधानी कहाँ है, तो परामारिम्बो हो जाएगा। सूरीनाम की राजधानी परामारिम्बो है। सूरीनाम का प्राचीन नाम कोसल है। सूरीनाम की आधिकारिक भाषा डच है। सूरीनाम की आधिकारिक भाषा क्या हो जाएगा, तो डच हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेस्ट इंडीज की राजधानी कौन सी है, कहता है वेस्ट इंडीज राजधानी कौन सा होगा, तो इनमें से कोई नहीं दिया। कहता है वेस्ट इंडीज के कई देश है, इसमें अलग अलग देशों की अलग अलग राजधानियां हैं। जैसे क्यूबा की राजधानी कहाँ, हवाना हो जाएगा, ठीक है। अगर क्यूबा वेस्ट इंडीज का एकमात्र क्या स्वतंत्र राष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट, पार्टो नोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। पार्टो नोवा जो है निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, तो बेनिन की राजधानी है। कहता पार्टो नोवा बेनिन की राजधानी है। बेनिन एक पश्चिम अफ्रीकी देश है जिसकी आधिकारिक राजधानी पोर्टो नोवा है। इस देश में सरकार की प्रशासनिक गतिविधियां अधिकतम कोनटाउन में केंद्रित है। नेक्स्ट, सूबा निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है। सूबा किसकी राजधानी है, सूबा जो है वो फिजी की राजधानी हो जाएगा ना, किसकी राजधानी हो जाएगा, तो फिजी की राजधानी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फिजी की राजधानी कहाँ है, तो फिजी की राजधानी कहाँ जाएगा, सूबा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फिजी की राजधानी कहाँ है, तब क्या हो जाएगा, सूबा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अदीस अबाबा किस देश की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है। अदीस अबाबा जो है ये किस देश की राजधानी है, होगा तब का इथोपिया हो जाएगा। अदीस अबाबा इथोपिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यह शहर अफ्रीका महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र है। अदीस अबाबा में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है, सिटियागो ना, सिटियागो राजधानी है। सिटियागो किसकी राजधानी है, तो चिली की राजधानी कहाँ हो जाएगा, सिटियागो हो जाएगा। कहता सिटियागो चिली की राजधानी है। यह शहर एंडीज पर्वत के निकट स्थित है। एंडीज पर्वत के निकट स्थित है। चिली का सबसे बड़ा शहर ये भी है। कहता यहाँ की सांस्कृतिक इतिहास और आधुनिक जीवन एक संगम देखने को मिलता है। चिली की राष्ट्रीय मुद्रा पेसो है और चिली का आधिकारिक भाषा क्या होगा, स्पेनिश हो जाएगा। अब अंतिम प्रश्न है, कीव राजधानी है। कीव किसकी राजधानी है, तब कहना है यूक्रेन की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो कीव हो जाएगा। कहता है कीव यूक्रेन की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। स्पेन की राजधानी मेड्रिड है और स्वीडन की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो स्टॉकहोम हो जाएगा। तो अभी हम लोग बीपीएससी तथा बीएसएससी द्वारा विभिन्न पिछले कई एग्जामों में एनसीईआरटी आधारित जियोग्राफी के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स।